नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में जहां मैं आपको आज सोनपुर मेले की सैर कराने के लिए ले जाऊंगा। मैंने पटना से शुरू किया है। अभी फ़िलहाल मैं पटना के दीघा घाट के आसपास हूँ और ये जो सामने आप पुल देख रहे हैं ये जेपी सेतु है जो गंगा नदी पर पटना में बना हुआ दूसरा पुल है महात्मा गांधी सेतु के बाद। इस पुल का नाम है जेपी सेतु और इसी पुल से होकर हम गंगा नदी को पार करते हुए सोनपुर पहुंचेंगे। सोनपुर यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है। तो अभी हम इस पुल पर आ चुके हैं। यह 2 लेयर का पुल है, नीचे रेल मार्ग है और ऊपर में सड़क मार्ग है। और लगभग इस पुल की लंबाई जो है वो लगभग 4-4.5 किलोमीटर है और इस पुल को पार करते हुए हम सोनपुर मेला पहुंचेंगे। बात करते हैं सोनपुर मेले की। तो जैसा आप सब लोग जानते ही हैं कि सोनपुर मेला जो है वो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और यह मेला हर साल नवंबर या दिसंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जाता है। यह मेला गंगा और गंडक नदी के संगम पर स्थित हरिहर नाथ मंदिर के आसपास फैला हुआ है। मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छतर मेला भी कहते हैं। पटना से लगभग 25 किलोमीटर है और हाजीपुर जिला मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर सोनपुर में गंडक के तट पर लगने वाले इस मेले की वजह से भी बिहार की एक अलग पहचान है। यूं तो इस मेले की पहचान पशु पक्षियों की बिक्री के लिए होती है, लेकिन साल 2003 में पशु पक्षियों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बाद इस मेले का स्वरूप बदलता चला गया है। अब यह रोजमर्रा की जरूरत की चीज़ों के साथ साथ कपड़े और अन्य हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम और भी अन्य प्रकार के सामान यहाँ पर मिल जाते हैं। सोनपुर मेला का इतिहास 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जाता है, जब चंद्रगुप्त मौर्य इस क्षेत्र पर शासन करते थे। एक समय इस पशु मेले में मध्य एशिया से कारोबारी आया करते थे और यह मेला जंगी हाथियों का एक सबसे बड़ा केंद्र था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल सम्राट अकबर और 1857 के विद्रोह के नायक वीर कुंवर सिंह ने भी सोनपुर मेले से हाथियों की खरीद की थी। सन 1803 में रॉबर्ट क्लाइव ने सोनपुर में घोड़े का एक बड़ा अस्तबल भी बनवाया था। इसके अलावा सिख धर्म गुरु नानक देव के भी यहाँ आने का वर्णन धर्मशास्त्रों में मिलता है और भगवान बुद्ध भी यहाँ अपनी कुशीनगर की यात्रा के दौरान आए थे। यूनानी सेनापति सेल्यूकस को यूनान लौटते वक्त हाथियों का एक बड़ा फौजी बेड़ा उपहार स्वरूप दिया गया था। बाद में सेल्यूकस ने अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त से की थी और मेगास्थनीज नामक एक यूनानी विद्वान को पाटलिपुत्र के दरबार में रखवा दिया था। मेगास्थनीज की यात्रा वृत्तांतों में भी इस क्षेत्र का और इस मेले का उल्लेख मिलता है और साथ ही अकबर के प्रधान सेनापति महाराजा मान सिंह ने सोनपुर मेला में खेमा डालकर शाही सेना के लिए हाथी एवं घुड़सवार फौज को तैयार करने का कार्य किया था तथा मेले में देसी विदेशी व्यापारियों से अस्त्र शस्त्र की खरीदारी भी की थी। बिहार में स्थित छोटे छोटे रियासतों के जैसे हथुआ, बेतिया, टेकारी और दरभंगा जैसे रियासतों के महाराजाओं की तरफ से भी सोनपुर मेला के अंग्रेजी बाजार में नुमाइशें लगाई जाती थी, जहां कश्मीर, अफगानिस्तान, ईरान, लिवरपूल, मैनचेस्टर से बने बेशकीमती कपड़े और अन्य बहुमूल्य सामग्रियों की खरीद बिक्री होती थी। इन बहुमूल्य सामग्रियों में सोने, चांदी, हीरे के जवाहिरात, हाथी दांत की बनी वस्तुएं तथा दुर्लभ पशु पक्षी जैसे तोता, मैना, हिरन, मोर इत्यादि की बाजारें लगती थीं और उनकी खरीद बिक्री होती थी। इस दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रतीक के रूप में हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला एक बड़े पशु बाजार के रूप में उभरा, जिसकी चर्चा महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने भी अपनी पुस्तक वोल्गा से गंगा में की है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सोनपुर मेले का विशेष योगदान रहा है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बिहारी नायक बाबू कुंवर सिंह ने सोनपुर मेले में ही 1857 में बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के
क्षेत्र में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के प्रमुख को धराशायी करने की रूपरेखा तैयार की थी। सोनपुर मेला देश के धार्मिक सामाजिक समन्वय का प्रमुख आधार क्षेत्र रहा है। तो अभी मैंने आपको इस मेले के इतिहास की जानकारी दी और आगे मैं आपको इसका पौराणिक महत्व भी बताऊंगा। फिलहाल अभी हम यहाँ पर एक मछली घर है अजूबा डिज्नीलैंड के नाम से, तो इस फिश एक्वेरियम में हम अंदर जाके देखते हैं कि इसमें क्या है। और इसके लिए मैंने जो टिकट लिया था वो लगभग 100 रुपये का था। तो टिकट मैंने ले लिया और अब अंदर जा रहे हैं। तो अंदर घुसने पर हमें कुछ ऐसा दिखा, तो ये एक्वेरियम मुझे साधारण सा लग रहा था और ऐसा लगा कि शायद मैं ठगा गया, क्योंकि 100 रुपये में टिकट लेके मैंने कल्पना नहीं की थी कि इतना साधारण सा एक्वेरियम मुझे देखना पड़ेगा। हालांकि मछलियाँ थी, सुंदर थी, बट ऐसे प्रदर्शनी के लिए 100 रुपये देना कोई तर्कपूर्ण नहीं है। खैर कोई बात नहीं, हम इसी गम में थोड़ा आगे बढ़ रहे थे तो हमें जो आगे चलकर जो दृश्य दिखा वो एक शानदार था और तब हमें लगा कि वो हमारे पैसे वसूल हो गए। तो ये एक टनल हमें दिखा जिसमें पानी भरा हुआ था और तरह तरह की बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियाँ और जो कि देश विदेशी प्रजाति की थी हमें देखने को मिली। तो हमें लगा कि चलो, हमारे राहत की सांस भी ली कि चलो पैसे बर्बाद नहीं हुए। और इस तरह का आयोजन देखने के लिए 100 रुपये वर्थ है। तो ये तो आप देखिए और मछलियों को देख करके थोड़ा सा आनंद का अनुभूति आप भी प्राप्त करें। तो उम्मीद है कि आपको ये मछली घर अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी आनंद प्राप्त किया होगा इन मछलियों को देख करके। और इन मछलियों को देख करके मुझे इस मेले से संबंधित जो पौराणिक तथ्य हैं, पुरानी जो कथा है वो याद आती है। हालांकि वो मछलियों से संबंधित नहीं है, लेकिन एक और जलीय जीव यानी मगरमच्छ से संबंधित ये है पौराणिक कथा है। तो ये कहानी काफ़ी दिलचस्प है। धर्म के जानकार बताते हैं कि भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल हुआ करते थे। दोनों भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों का नाम जय और विजय था। ब्रह्मा के मानस पुत्रों के द्वारा दिए गए श्राप के चलते दोनों धरती पर पैदा हुए, जिनमें से एक ग्राह यानी मगरमच्छ बन गया और दूसरा गज यानी कि हाथी बन गया। तो एक दिन कोनारा घाट पर जब हाथी पानी पीने आया तो उसे मगरमच्छ ने मुंह में जकड़ लिया और दोनों में युद्ध शुरू हो गया। ये जो युद्ध था कई दिनों तक चलता रहा है और काफी मेहनत के बाद भी गज उससे छूट नहीं सका। दोनों की लड़ाई काफी बरसों तक चली और इसके बाद हाथी जब कमजोर पड़ने लगा तो उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उसी समय भगवान विष्णु ने दर्शन चक्र छोड़ा और ग्राह की मौत हो गई। इसके बाद हाथी मगरमच्छ के जबड़े से मुक्त हो सका। भगवान की इस लीला को देखने के बाद सारे देवी देवता उस समय इस जगह पर प्रकट हुए थे, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर 2 मूर्तियां लगाई। ये मूर्तियां भगवान शिव और विष्णु की थी, इस वजह से इसको हरिहर नाम दिया गया था। क्योंकि इस जगह पर 2 जानवरों का युद्ध हुआ था और सारे देवी देवता एक साथ यहाँ प्रकट हुए थे, इस वजह से यहाँ पशुओं की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इस स्थान पर हरिहर यानी विष्णु और शिव का मंदिर भी है, जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों भक्त श्रद्धा से पहुँचते हैं। पूरे भारत में यह एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ भगवान शिव और विष्णु की मूर्ति एक साथ रखी गई है। कहा जाता है कि भगवान राम भी यहाँ आए थे और उन्होंने हरिहर की पूजा की थी।
ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये है वो मंदिर नहीं है जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे, जो पौराणिक कहानी में जो आपको सुना रहे थे। यह एक मंदिर जो जम्मू में कटरा में माता वैष्णो देवी का मंदिर है, उसकी प्रतिकृति बनाने की कोशिश की गई है। यह एक ढांचा है और इस पे चढ़ने का टिकट लगभग 50 रुपये था और ये वाकई में बहुत खूबसूरत था। अभी फ़िलहाल हम इस पे चढ़े हुए हैं और यहाँ से इस मेले का नज़ारा देखिए। ये जो मंदिर है या ये जो कलाकृति आप कह सकते हैं या आर्टिफिशियल टेंट भी आप बोल सकते हैं, पंडाल बोल सकते हैं, ये पंडाल जो है कि काफ़ी हद तक वैष्णो देवी की का अनुभव प्रदान करने के लिए बनाया गया है। जब हम यहाँ आते हैं और आप वैष्णो देवी गए होंगे दर्शन करने, तो आप उससे इसको रिलेट कर सकते हैं। वैसे ही रास्ते बनाए गए हैं, सब बोरे और टाट का पेंट का प्रयोग करती है। और ये देखिए यह गुफा है और ये जो है पिंडी के दर्शन आप कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा अनुभव रहा था। और थोड़ा और ऊपर इसमें चढ़ते हैं तो कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। ऊपर ये काफ़ी ऊंचा मंदिर या पंडाल बनाया गया था जिसपे लोग ऊपर तक जा रहे थे। सबसे ऊपर में यहाँ पे अमरनाथ की गुफा का भी प्रतिकृति यहाँ पे बनाया गया था, एक जो कि यहाँ पे आप सोनपुर मेला में भी अमरनाथ के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि उतना नेचुरल तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जा सकते यहाँ पर आकर के उसका अनुभव कर सकते हैं। ये काफ़ी सुंदर पंडाल बनाया गया था और इस पंडाल पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, जिसपे फुल लेंथ वीडियो है, जिसमें इस पूरे पंडाल का हर कोने को उसमें दिखाया गया। तो आप मेरे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये देखिए बाबा अमरनाथ। तो आइए इस मेले का महत्व के बारे में जो हम बात कर रहे थे, थोड़ा और आगे अपनी कहानी बढ़ाते हैं। तो शुरुआत में जो ये मेला लगता था ये हाजीपुर में लगता था और केवल हरिहरनाथ जो मंदिर है यहाँ गंडक किनारे, उस मंदिर में पूजा लोग करते थे और मेला देखने हाजीपुर जाते थे। और लोगों का तो ये भी कहना है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान राम ने सीता स्वयंवर में जाते वक्त किया था। प्राचीन काल में हिंदू धर्म के 2 संप्रदाय थे, जैसे सबको पता ही है, शैव और वैष्णव, और उनमें हमेशा विवाद हुआ करता था जिससे समाज में संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी रहती थी। तब उस समय के प्रबुद्ध जनों के प्रयास से इस स्थल पर एक सम्मेलन आयोजित कर दोनों संप्रदायों में समझौता कराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप हरि यानी विष्णु और हर यानी शंकर की संयुक्त रूप से स्थापना कराई गई, जिसे हरिहर क्षेत्र कहा गया है। बाबा हरिहरनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग भी विश्व में अनूठा है। यह पूरे देश में एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसके आधे भाग में शिव और शेष भाग में विष्णु की आकृति है। मान्यता है कि इसकी स्थापना 14,000 वर्ष पूर्व भगवान ब्रह्मा ने शैव और वैष्णव संप्रदाय को एक दूसरे के नजदीक लाने के लिए किया था। तो सोनपुर में शैव, वैष्णव और शक्त संप्रदाय के लोग एक साथ कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करते हैं। तो जब तक मैं आपको ये बता रहा था, ये कथा सुना रहा था, तब तक मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यह मौत का कुआं है और काफ़ी रोमांचक अनुभव है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 मोटरसाइकिल और 2 कारें हैं जो कि इस मौत के कुएं पर, यानी कि ये जो लकड़ी का जो ये कुआं बनाया गया है, इसकी दीवारों पर ये काफ़ी तेज़ी में चलते हैं। आप लोगों ने कई जगह देख रखा होगा इसे, और मैंने भी पहले भी देखा है, लेकिन जब भी देखता हूँ काफ़ी रोमांचित हो जाता हूँ।
तो ये स्टंट बहुत ही रोमांचक था, एकदम सांसें रोक देने वाला था और आनंद भी आया। ये कलाकार थे जो प्रदर्शन कर रहे थे गाड़ियों पर, मोटरसाइकिलों पर। कुछ महिलाएं भी हैं, काफ़ी हिम्मती हैं। और अभी शाम हो चुका है और लाइटें जल चुकी हैं, तो मेले की जो रौनक है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। मेला अब जो है काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। तरह तरह के झूले, राइड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। अभी मेला पूरे शबाब पर है। इसमें सोनपुर मेला का एक और जो काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है वह है नाटक, नौटंकी और ये थिएटर। यहाँ पर आज भी नाच देखने के लिए बहुत भीड़ उमड़ती है और जो भी आते हैं, जो भी नौजवान या पुरुष आते हैं, वह इन थिएटर्स में जाकर नृत्य का आनंद ज़रूर उठाते हैं। लेकिन सोनपुर मेले में थिएटर शुरू होने के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि इस पशु मेले में मध्य एशिया से कारोबारी आया करते थे। दूर दूर से पशुओं की खरीदारी करने आए व्यापारियों के लिए रात में ठहरने का खास इंतजाम किया जाता था। व्यापारियों के मनोरंजन के लिए नाच गान आदि की व्यवस्था की जाती थी। बदलते समय के साथ इसी नाच गान ने अब थिएटर का रूप ले लिया है। एक दौर में सोनपुर मेले में नौटंकी की मलिका गुलाब बाई का जलवा होता था। जब वह स्टेज पर जलवा फरोश होती थी तो लोगों के दिलों की धड़कनें रुक जाया करती थी और वे सांस तक लेना भूल जाते थे। कहते हैं कि प्रख्यात फिल्मकार और एक्टर राज कपूर की फिल्म तीसरी कसम का लोकप्रिय गाना पान खाए सैया हमार को शोहरत की बुलंदियों और आम और खास की जुबान पर चढ़ाने वाली गुलाब बाई नौटंकी ही थी। उस दौर में यह गीत ग्रामीण अंचल में लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। 20वीं सदी में काफ़ी हद तक लोगों के मनोरंजन का साधन खासकर ग्रामीण पट्टी में नौटंकी ही हुआ करता था। खासकर अवसर जब सोनपुर मेले का हो तो इसे देखने वालों का क्या ही कहना। नौटंकी में मेलोड्रामा था, डायलॉग बोले जाते थे, हास्य व्यंग्य का भरपूर पुट हुआ करता था। दर्शकों को बांधे रखने के लिए गीत संगीत भी होता था। पर उस समय तक नौटंकियों में महिलाओं की भूमिका भी पुरुष पात्र ही निभाया करते थे। सोनपुर मेले में शाम को शो शुरू होता है और सुबह होने तक चलता रहता है। 1930 के दशक में महिलाओं ने नौटंकी में काम करना शुरू किया। यह वह दौर था जब हिंदी पट्टी में एक नए मध्यम वर्ग का उदय हो रहा था, जो सिनेमा और यूरोपीय थिएटर से अपना जुड़ाव महसूस करने लगता था। जैसे ही नौटंकी में महिलाओं ने काम करना शुरू किया, उसका काया पलट हो गया। उसके पहले किसी ने भी महिलाओं को खुले नौटंकी के स्टेज पर काम करते नहीं देखा था। गुलाब बाई पहली महिला थी जिसने नौटंकी में स्टेज पर लीड हीरोइन के रूप में नृत्य गीत पेश करना शुरू किया। उस समय भी नौटंकी में गीतों के माध्यम से दहेज प्रथा, महिला प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाई जाती थी। बाद में गुलाब बाई ने अपनी खुद के थिएटर कंपनी खोल ली। 1990 में गुलाब बाई को पद्मश्री से नवाजा गया था। 1970 आते आते महिलाओं का परफॉर्मेंस भी नौटंकी की अवनति को नहीं रोक सका। छोटे छोटे शहरों में खुले सिनेमा हॉल और बड़े शहरों में टीवी आ जाने से नौटंकी के प्रति लोगों की चाहत को इस कदर कम किया कि इसके दर्शक मिलने बंद हो गए। यह आश्चर्य की बात है कि हर साल सोनपुर मेले में गुलाब बाई के नाम से कई थिएटर खुलते हैं। शायद यह इसलिए कि आज भी यहाँ के लोग उस महान अदाकारा की याद को जिंदा रखना चाहते हैं, जिसने मनोरंजन की विधा में नौटंकी को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाया था।
सोनपुर के कई पुराने लोग गुलाब बाई की चर्चा करते हैं और उनकी स्मृतियों में खो जाते हैं। वे कहते हैं कि शाम ढलते ही पेट्रोमैक्स चल उठते थे और स्टेज सज जाता था। मेले में आए लोग बोरा, चट्टी या पुआल बिछाकर नौटंकी शुरू होने की प्रतीक्षा करते थे। गुलाब बाई के स्टेज पर आते ही पूरी रात कैसे बीत जाती थी पता ही नहीं चलता था। लैला मजनू, राजा हरिश्चंद्र आदि नाटकों में गुलाब बाई ने जो अदाकारी पेश की वह बस यादों में है। कहने को तो सोनपुर मेले में हर साल थिएटर लगाए जाते हैं, पर अब उसमें केवल फिल्मी गीत की धुन पर भोंडे नृत्य हैं, जिसे कहीं से भी कला तो नहीं कहा जा सकता है। तो अभी हम गुलाब विकास थिएटर में आए हैं। यहाँ पे टिकट का दाम 100 रुपये से लेके 800 रुपये तक था। 800 रुपये में आप सबसे आगे बैठ सकते हैं, जहाँ मैं बैठा हुआ इस वक्त। तो ये गुलाब बाई के नाम पर ही है गुलाब विकास थिएटर, और यही नौटंकी है, यही थिएटर के अंदर होता है। जो लोग सोचते हैं, लोगों के मन में रोमांच रहता है कि इस रहस्यमयी पर्दे के अंदर, इस टेंट में होता क्या है, तो आज मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ कि यही होता है। फिल्मी गानों पर, भोजपुरी गानों पर, हिंदी, अंग्रेजी ऐसे गानों पर यहाँ पर ये कई सारी युवतियाँ होती हैं, डांसर्स होती हैं, या खड़े होकर लोगों का मनोरंजन करती हैं, और यह लगभग रात भर चलता है। काफ़ी देर तक तो यही चलता है जो अभी आपको सामने दिख रहा है, और उसके बाद रात को करीब 1-2 बजे के बाद सोलो परफॉर्मेंसेस होते हैं। नंगापन नहीं है यहाँ पे, हाँ अश्लील गाने बजते हैं, लेकिन नंगापन नहीं है, मौड़ापन कह सकते हैं, नंगापन नहीं है, साफ़ सुथरा होता है। मुझे लग रहा है कि कुछ समय के बाद लड़कियों या युवतियों को भी, स्त्रियों को भी इस मेले में शायद आने दिया जाएगा। बट ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है ये। लेकिन हाँ, जो टिकट है इसमें तो 800 रुपये था, किसी किसी में 1200 रुपये भी है, वो थोड़ा सा महंगा है।
समय के बदलते प्रभाव के असर से हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला पशु बाजारों से हटकर अब ऑटो एक्सपो मेले का रूप लेता जा रहा है। पिछले कई वर्षों से इस मेले में कई कंपनियों